हाँ हाँ हाँ, just I'm about to start. Okay, fine. हाँ जी. Is everything fine now? Yeah, step. Okay. नमस्कार सर, निरोग स्ट्रीट ऐप के लाइव सेशन में मैं नलिनी मिश्रा आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के इस लाइव सेशन में हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं देश के प्रसिद्ध वैद्य गुरदीप सिंह जी के बारे में। वैद्य गुरदीप सिंह जी को इसी वर्ष आयुर्वेद के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रतिष्ठित पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। आयुर्वेद चिकित्सा और शिक्षण के क्षेत्र में उन्हें लंबा अनुभव प्राप्त है, जिसका लाभ विभिन्न संस्थानों को समय समय पर मिलता रहा है। चरक संहिता पे आपने अद्भुत कार्य किया है, जिसकी चर्चा पूरे आयुर्वेद जगत में है। पद्मश्री वैद्य गुरदीप सिंह जी आज इस लाइव सेशन में त्रिदोष की अवधारणा, सिद्धांत और उसकी उपयोगिता पर अपने ज्ञान को साझा करेंगे। निरोग स्ट्रीट परिवार और सभी वैद्यगणों की तरफ से मैं उनका स्वागत करने के साथ साथ पद्मश्री सम्मान के लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी। लेकिन हम इस व्याख्यान की शुरुआत करें उससे पहले इस लाइव सेशन के दौरान मौजूद रहने वाले वरिष्ठ चिकित्सकों के नाम भी आपसे साझा करना चाहेंगे, जो इस व्याख्यान के दौरान इस विमर्श पर अपनी सक्रिय भागीदारी निभाएंगे। डॉक्टर पुष्पा जी, डॉक्टर अनीता जी, डॉक्टर वंदना जी, डॉक्टर सुनील जी, डॉक्टर अनिमेश जी एंड डॉक्टर तबस्सुम जी, ये सभी हमारे साथ लाइव सेशन में मौजूद रहेंगे। आप सभी का निरोग स्ट्रीट परिवार की तरफ से स्वागत है। अब बिना विलंब किए मैं आपको पद्मश्री डॉक्टर गुरदीप सिंह से रूबरू कराना चाहूंगी। सर, आपसे गुजारिश है कि आप अपना व्याख्यान शुरू करें और आयुर्वेद में त्रिदोष की अवधारणा पर अपने मूल्यवान विचार को हम सभी से साझा करें। सो पद्मश्री गुरदीप सर जी। हाँ जी, देखिए ये लिविंग बॉडी है, इसके अंदर बॉडी है, उसके अंदर आत्मा है, मन है, इंद्रियां हैं, बहुत सारे अवयव है और ये सब एक कोऑर्डिनेशन से कार्य करते हैं। तो इनका जो नियंता है, कोऑर्डिनेटर है, जो ये सब एक नियम से, जिस प्रकार सूर्य एक नियम से सवेरे उगता है फिर घूमता हुआ शाम को पश्चिम में चला जाता है, ऐसे ही जो हमारे सारे के सारे कार्यकलाप हैं उनका नियंत्रण जो है वो दोष है। इनको दोष इसलिए, ये दोष भी है, धातु भी है, मल भी है। इनको दोष इसलिए बोला कि ये बहुत सेंसिटिव है, बहुत जल्दी ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो इसलिए इनको और दूसरों को दूषित करने की इनमें वो पावर है, इसलिए इसको जो है दोष। तो यदि आपको कुछ प्रश्न आए हैं उनको लेने से पहले मैं आपको ये बताऊं कि जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं तो उसके बारे में पूरा ज्ञान होना चाहिए कि वो है क्या, फिर उसके दोष गुण वो सब जो है वो अपन विवेचन कर सकते हैं। तो जब आयुर्वेद अपने वेद से अलग हुआ तो पंच महाभूत का सिद्धांत ऑलरेडी था, परंतु जो पंच महाभूत है वो निर्जीव और जीव सबको सब उनसे बना हुआ है। परंतु आयुर्वेद तो आयुर्वेद, आयु का वेद है, लाइफ है, लाइफ के बाद इसका कोई नहीं है कार्य। तो हमको जो है अलग से त्रिदोष की क्यों आवश्यकता पड़ी? तो ये इसलिए पड़ी कि जो लाइफ है, जो जीवित है, वो निर्जीव से भिन्न दो तीन बातों से है। पहला तो ये है कि खुद ये मूवमेंट कर सकता है, ये चेष्टा जो है, इंजन है, वो सब चेष्टा करते हैं, परंतु उनको बाहर की कुछ बाह्य पावर की जरूरत पड़ती है। और परंतु ये जो ह्यूमन बीइंग है वो खुद
अपनी मूवमेंट अपने अनुसार करते हैं। दूसरा जो एनर्जी चाहिए वो खुद बनाते हैं। और तीसरा जो है, इसको जो है लाइफ को एक आर्किटेक्ट चाहिए, जिसको ये फिजियोलॉजी में सेल बोलते हैं। तो जो सेल है वो फिजियोलॉजी के अनुसार स्मॉलेस्ट यूनिट है, बॉडी का स्मॉलेस्ट यूनिट जो है वो। और जो अमीबा से लाइफ चालू हुई जैसा लोग बोलते हैं, वो भी सिंगल सेल था। तो ये जो सेल है, इसके अंदर कुछ इसको कार्य करने के लिए न्यूट्रिशन चाहिए, जीवित लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, प्राणवायु चाहिए। और इसको फिर जो उसके अंदर चाय पचाई होता है सेल के अंदर, और जो वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं उनको बाहर निकालना। तो इस तरीके से हाँ जी, हेलो, आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है सर। तो क्या करें, पास में आ जाता हूँ। थोड़ा तेज कर दीजिए। वॉल्यूम तो तेज है ना। हाँ, तो अभी देखें। अभी ठीक है, अभी ठीक है, हाँ, आप कंटिन्यू करिए। ओके, थैंक यू। तो ये जो सेल के अंदर ले जाने के लिए और मल को बाहर ले जाने के लिए कोई जो फोर्स चाहिए, और वो फोर्स जो है वो आयुर्वेद के अनुसार वात है। ये 5 महाभूत जो हैं उनमें से आकाश और वायु महाभूत से हम लोगों ने बोला कि सिर्फ आकाश, सिर्फ छेद से नहीं होना है, तो उसके अंदर फोर्स भी होना चाहिए। तो हमने दोनों को मिला के वात बनाया, वात का सिद्धांत किया। दूसरा जो है एनर्जी के लिए, जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके अंदर पित्त है, और जो स्ट्रक्चर है साइटोप्लाज्म है जिसमें लिविंग क्रियाएं होती है, वो कफ है। तो ये आयुर्वेद जो है वो फिजियोलॉजी ज्यादा है, ये एनाटॉमी जो है वो डेथ से रिलेटेड है, और आयु जो है लाइफ से रिलेटेड है। तो जो भी एक्सप्लेनेशन है वो एनाटॉमिकल फिजियोलॉजिकल है। तो इसलिए जो है हम जो है उनके आगे जो है सेल के से भी आगे जो उसके अंदर कर्म हो रहे हैं उसके अनुसार हम जो है 3 दोष का हमने वो उस चीज को समझा है। एक वात है, दूसरा पित्त है, और तीसरा जो है वो कफ है। ये जो वात पित्त कफ जो है तीनों शरीर के अंदर प्रत्येक सेल के अंदर रहते हैं। अब प्रत्येक सेल जो है, ये बॉडी जो मैं आपको बता दूं कि सेल से ही बनी है। जो भी जीवित वस्तुएं हैं बॉडी के, वो सेल है। सिर्फ कार्य के अनुसार उनका जो है अलग अलग विभाजन किया है। तो जैसे मसल है तो मसल को कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन ये सब करने की जरूरत है, तो वो स्पेसिफिक उसका चेंज किया सेल में। पर उस सेल में वो सेल भी रहता है, सेल मेम्ब्रेन भी रहती है, उसके अंदर साइटोप्लाज्म भी है, माइटोकॉन्ड्रिया भी है, न्यूक्लियस भी है, सब कुछ है, परंतु वो मॉडिफाइड है। इसी तरीके से नर्वस सेल है, तो वो उसमें जरूरत के अनुसार एक्सोन डेंड्रोन लगा दिए, परंतु वो एक्चुअल उसके अंदर वही है। और सिनोप्सिस है, वहां से उसके अंदर क्षमता है कि वो जो वेव है, कंडक्शन है, उसको इधर से उधर पास कर देती है। ये सब, तो ये जो दोष है वात पित्त कफ है वो पूरे शरीर में रहता है।
ऐसा कोई ऑर्गन नहीं है कि जहाँ सेल ना हो। सेल है तो वो ये वात पित्त कफ 3 जो फंक्शनल यूनिट है वो वहाँ प्रेजेंट है। अब हम जो है स्थान बच्चों को थोड़ा कंफ्यूजन रहता है, पढ़ाया जाता है। बात जो है वो एक्सट्रीम में, लोअर में है, पित्त मध्य में है, कफ ऊपर है, या कोस्ट ले लीजिए, जीआईटी सिस्टम है, स्टोमक तक कफ है, बीच में पित्त है, नीचे कोलोन में वात है। तो ये सब जो क्लासिफिकेशन है वो क्लासिफिकेशन है प्रधान कर्म के अनुसार। अभी एक क्वेश्चन है, किसी विद्वान चिकित्सक ने पूछा है कि ये आयुर्वेद जो है कोई मेजरमेंट नहीं देता कि वात जो है इतने किलो है, पित्त इतना है, कफ है। ये तीनों यूनिट जो है वो अपने, इसलिए सम और विषम की बात किया। ये तीनों यूनिट जो है अलग अलग जो है, जहाँ जिसकी काम होता है वहाँ वो ज्यादा होता है, कम होता है। जैसे मैं बताऊं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम है तो उसका काम पाचन है, तो वो जो वहां पर पित्त प्रधान है, और पित्त के नियंत्रण के लिए वात का जरूरी है, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि स्टमक में 2-2.5 घंटे तक रहे, उसका चर्निंग हो, फिर पाइलोरिक एंड खुले, ग्रैनी में जाए, वहां पर वो सब हो। तो जो ये पाचक पित्त है उसके बगल में है समान वात, बोल दिया। अब ये सब के लिए जो हम आहार लेते हैं सॉलिड रूप में रहता है, उसका क्लीजन करना भी जरूर होता है, तो क्लेदक कप भी वहां है। तो जो पाचन सिस्टम है उसमें पित्त की प्रधानता रहेगी, और उसके बाद वायु सेकंड नंबर रहेगा, कब। तो तीनों का ही हर सिस्टम में कार्य है। इसी तरह नर्वस सिस्टम है तो कंडक्शन का है, वात वहां प्रधान है। तो ये जो तीनों दोष हैं उसको उस स्थान में उतनी मात्रा में रहना चाहिए। यानी पित्त है, पाचन, पाचक पित्त है, इंटेस्टाइन में है, और यदि हम खूब पानी पीना शुरू कर देंगे या अधिक वो आहार करेंगे, उसके जितना उसका कैपेसिटी है उससे ज्यादा करेंगे, तो पित्त के ऊपर भार पड़ेगा। कब बढ़ेगा तो पित्त मंद हो जाएगा। तो ये जो है हमारा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ये कहाँ पर है, उसमें दोष कौन सा प्रधान है, और उसको वहाँ जितनी उसकी आवश्यकता है उसके अनुसार उसको रहना चाहिए। तो यदि अपना पाचक पित्त है तो कम हो गया, तो हम जो है पित्त वर्धक औषधि देंगे। और यदि बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, एक रेंज है। तो जैसे प्रकृति है तो प्रकृति एक रेंज बताती है। जैसे आप ऐसा है कि एक नोन से अननोन समझा जाता है, एक अननोन से नोन समझा जाता है। तो मैं जानता हूँ कि ये जो हमारे सभी चिकित्सक विद्वान आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो ज्यादा मॉडर्न जानते हैं। इवन पब्लिक जो है आयुर्वेद की टर्म नहीं जानती है, वो उनको पता है कि ब्लड शुगर बढ़ी है, ब्लड प्रेशर बढ़ा है, ये सब टर्म उनके पास है। तो ब्लड शुगर की एक रेंज है। मान लीजिए हमारे टाइम में जो भी, तो हम लोग 80 mg से 120 mg, ये क्या है रेंज है, नॉर्मल रेंज है। तो 120 118 होगा तो वो क्या है कि अपर एंड नॉर्मल है, परंतु अपर एंड में वो उसके पास में है। इसके पास में बढ़ने के पास में 120, बहुत थोड़ा भी हम अपत्य करेंगे तो 120 क्रॉस कर जाएगी।
और जिसकी कम है, थोड़ा भी ढंग से नहीं रखेगा तो उसकी जो है वो हाइपोग्लाइसेमिया में जा सकता है। तो इसी तरीके से जो प्रकृति है वो रेंज है, वो नॉर्मल रेंज है, और वो जो नॉर्मल रेंज है उसका जो है हमको जो है ख्याल रखना चाहिए कि ये वात प्रकृति का है। तो ये वात के जो गुण है उससे जो है वो बहुत अपर लिमिट में है। तो हमको ऐसा आहार विहार रूक्ष नहीं करना चाहिए जो कि वात को बढ़ा दे। इसी तरीके से पित्त है या कफ है, तो ये एक जो प्रकृति है वो हमारा दोष का क्या उसका स्टेटस है बॉडी के अंदर वो बताता है। फिर उनके कर्म है, तो कर्म जो है वह नॉर्मल है। फिर उसमें ये वृद्धि होती है तो उसको अपन ने संचय बोलते हैं, और फिर प्रकोप होता है। तो हमको और कमी भी होती है, क्षीण भी होते हैं। तो हमको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि वृद्धि जो है वो फिजियोलॉजिकल है। जैसे बोला चिकित्सा सिद्धांत तो बहुत है कि उष्ण से रोग हुआ तो शीत चिकित्सा है, शीत से हुआ तो उष्ण चिकित्सा है। तो बहुत सिंपल है। तो ये फिजियोलॉजिकल स्टेज के लिए है, जबकि ये कर्म कर्म की वृद्धि होती है। परंतु जब वो उसका प्रकोप होता है तो वो प्रकोप जो है वो डिसफंक्शनल है। तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि जैसे जो है पाचक पित्त है, उसका कार्य है कि जो अपन भोजन खाएं उसका पाचन करें, और वो जो नॉर्मल टिश्यू है वो उसको कोई नुकसान ना करे। वहाँ भी स्टोमक जो है मसल्स है, प्रोटीन से बनी है, उसका डाइजेशन नहीं करे। तो परंतु जब वो पित्त जो है वो ज्यादा हो जाता है और दाह उत्पन्न करने लगता है तो वो प्रकोप का लक्षण हो जाता है। ये यदि वृद्धि है पाचक पित्त की तो क्या है, भूख ज्यादा लगेगी, जल्दी जल्दी खाना खाने की इच्छा होगी रोगी को, तो परंतु दाह नहीं होगी। परंतु जब दाह हो गया तो वो प्रकोप है। तो आपको वृद्धि और प्रकोप में अंतर जानना चाहिए। अब यदि आप क्योंकि प्रश्न में तो दोष पर ही रहना चाहता था, परंतु जो मुझे प्रश्न किए हैं उसमें रोग के बारे में भी बातें की हैं, तो वो भी मैं आपको क्लियर कर दूं कि यदि आप सब लोग जानते हैं, बहुत फेमस है अपनी षड क्रिया काल। तो जो षड क्रिया काल है, संचय, प्रकोप और प्रसर, ये वात का है। वात का संचय होता है, पित्त का संचय प्रकोप होता है। तो इसके बाद क्या होता है, जब स्थान संश्रय होता है तब रोग उत्पन्न होता है। दोष दूष सुमूर्छना जनितो ही व्याधि। जब दोष और दूष दोनों आपस में मिलते हैं तो व्याधि होती है। तो मैं ये नहीं बोलता हूँ कि भाई कोई बात कि दोष की कोई महिमा या इम्पोर्टेंस कम होती है, परंतु रोग में जितना दोष इम्पोर्टेंट है उतना ही दूष भी इम्पोर्टेंट है। कुप्ता नामे दूषाणाम शरीरे परिदार्थम यत्र संग खा वैगुण्यात् व्याधि तत्र उपदा। तो कुपित दोष तो पूरे शरीर में घूमता है, परंतु जो ऑर्गन वीक होगा, जिस स्रोतस में का विगुण होगा, उसकी कुछ प्रॉब्लम होगी, वही दोष रुकेगा और उसकी जो है वो व्याधि उत्पन्न करेगा। अब ये जो है, अब अपन जो है बात करते हैं, ये दोष पित्त जो है यदि मुख में रहेगा तो क्या होगा, मुख में थोड़े छाले पड़ेंगे और थोड़ी उनमें जलन होगी।
तो वो कहाँ होगी? मुख में होगी। तो अब अपने को पता होना चाहिए कि दोष कहाँ पर है? मुख के अंदर। आंख में चला जाएगा वही पित्त, तो वहां पर रेडनेस कर देगा, लालिमा कर देगा, जलन करेगा। उस इरिटेशन को दूर करने के लिए अश्रु आएंगे। तो पित्त तो वही है, परंतु उसके स्थान के अनुसार वो नेत्र रोग कर रहा है। तो जब आप चिकित्सा करें तो स्थान का ध्यान भी उतना ही रखें। आप वो क्या बोलते हैं, वो कोई पित्त आंख में पैथिक रोग हो गया और आप जो है वो उसको कुल्ला करने के लिए मुंह में दे रहे हैं, तो वो कैसे आपका आंख का होगा? आपको आंख के अंदर ही चाहे इंटरनल और चाहे एक्सटर्नल कर्म करना पड़ेगा, जिससे कि वो वहां पर जो उपस्थित पित्त है उसका निराकरण। तो ये जो स्थान की बात है, यानी दूष की बात है, वो कुछ कारणों से वो लोग भूल रहे हैं, सिर्फ दोष की बात करते हैं। जो दिखता है आयुर्वेद के विद्वान उसकी बात नहीं करते, यानी जो द्रव्य है वो गुण और कर्म उसके अंदर दोनों है। तो कर्म तो दिखता है, गुण दिखता नहीं है। तो कोई भी आप देख लीजिए, सब बड़े बड़े वेदियों से इनसे उनसे वो गुण की बात करेंगे, और गुण तो निश्चेष्ट है, तो चेष्टा रहता है, और सिर्फ गुण जो है वो कर्म में कार्य आता है उसका जो है, और कर्म तो दिखता है। तो यदि कर्म दिखता है तो उसका कारण भी पता लग जाता है, क्योंकि कार्य कारण जो सिद्धांत है वो मॉडर्न का भी है और हमारा भी दर्शन सिद्धांत है कि कार्य से कारण का पता लगता है, कारण से हमको कार्य होने की जो संभावना है उसका पता लगता है। तो हमको जो है, जब अब दूसरा ये है कि एक ये हो गया है ट्रेंड कि भाई एक आदमी ने बोला कि भाई मुझे लूज मोशन हो रहे हैं, पेशेंट हमारे पास आया, उसने बोला लूज मोशन हो रहे हैं, तो हम बोल दिया अतिसार, और फिर उससे एक आध देख के, और ये बात जातिसार है, पित्त जातिसार है, कफ जातिसार है, तो और लगे, तो वो जो मिल रहा है, क्या बोलते हैं, रिजल्ट मिल रहा है, वो औषधियों का मिल रहा है। ये जो यदि आपको औषधि जुनाइन नहीं होगी तो औषधि में वीर नहीं होगा, कर्म नहीं होगा, तो रोगी कुट कैसे ठीक होगा? और यदि आपका औषधि में कर्म है, वीर है, जुनाइन औषधि है जो शास्त्र में लिखी है या आपकी प्रैक्टिस में एक्सपीरियंस में वो आप यूज कर रहे हैं, तो रोगी ठीक होगा। जब रोगी ठीक होगा तो आप कोई भी ये मैंने इसमें ऐसा गुण डाल दिया, उसमें वो गुण डाल दिया, और गुण तो कहीं मिलता ही नहीं है, गुण तो द्रव्य के अंदर है। और द्रव्य जो है, तो इसलिए जो है, जो हमारी बेसिक टीचिंग में कमी है कि हम लोग जो है द्रव्य गुण में गुण पढ़ाते हैं, कर्म तो पढ़ाते नहीं है। और मैं द्रव्य गुण के जो विद्वान हैं, मैं उनका कोई वो नहीं करता हूँ, उनको सब है, मैं पूछूं कि भाई आप मुझे जो है ज्वर की 10 औषधियां जो ज्वर कम करे, प्रतिष्ठाएं कम करे, अच्छा मुझे 10 औषधियां बता दो, तो वो इधर उधर देखने लगते हैं, एक दो का नाम बोलेंगे। तो जो हमारा चिकित्सक है, यंग चिकित्सक है, दो प्रकार के हैं, जो सरकारी नौकरी में या दूसरी नौकरी में जाते हैं, उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पेशेंट ठीक हो ना हो क्या हो, पहली तारीख को फिर मिल जाती है। परंतु ये जो यंग लोग अपना
चिकित्सा व्यवसाय करते हैं उनको तो रोगी को ठीक करना पड़ेगा, और रोगी ठीक नहीं होगा तो वो आएगा नहीं तो बेचारा फैमिली पालनी है, उसको भी कार रखना है, तो क्या करेगा। तो वो फिर मॉडर्न चिकित्सा करना है, और फिर हमारे ऊपर आरोप लगेगा, हाँ, यह सब हम उनके पीछे पड़ेंगे कि आप मॉडर्न छोड़ के आयुर्वेद करिए। तो उसके पास शुरू में अभी ठीक है कि हाँ, ये लाइफस्टाइल डिसीजेज है वो लगभग आयुर्वेद के ऊपर डाल दिए। WHO ने बोल दिया कि ये जो एंटीबायोटिक्स या माइक्रोबियल डिसीजेज हैं उसके लिए मॉडर्न टेक, और ये जो लाइफस्टाइल डिसीजेज हैं उनके पास कुछ है ही नहीं। और आप उसको, आपके पास आते हैं तो कोई ठीक हो गया, कहीं नहीं हो गया, तो आपका चल रहा है, बहुत अच्छी बात है। परंतु बेसिकली तो जो बैठेगा उसके पास ये प्रतिशय के, ज्वर के जो आपके एक हाउस, ये जो होम फिजिशियन या फैमिली फिजिशियन बोलते हैं वैसे रोगी आएंगे, वो उसको ठीक करेगा। तो फिर मैं वो जो लाइन से दूसरी जगह चला गया, हम फिर अपन वापस वही आते हैं। तो ये जो यदि ये रोग का जो क्लासिफिकेशन है, तो वो आयुर्वेद में दो संप्राप्ति है, एक संख्या संप्राप्ति, एक विधि संप्राप्ति। और वो संख्या संप्राप्ति, विधि संप्राप्ति का संख्या ये है कि कोई चीज कॉमन होती है तो उसके ऊपर हम उसको क्लासिफाई कर देते हैं। और जैसे जो है उन्होंने बोला शोध के कि उच्छेद सामान्यार्थ शोध, जहां भी उनको उच्छेद मिलेगा वो जो है वो उसको शोध बोलेंगे। अब फिर शोध का क्लासिफिकेशन किया, उसके कॉज के अनुसार, उसके तो इसी तरीके से जो क्रोनिक डिसीजेज, नॉन पसफॉर्मेंसी, उनको 18 प्रकार के कुष्ठ में कर दिया। और हम जो है वो कोई भी पेशेंट है, कुष्ठ है, इसमें बात हो गया, इसमें ये कर दिया, उसमें, तो वो चिकित्सा नहीं है वो। क्योंकि यदि ऐसा होता तो ये चरक के अंदर 120 अध्याय दिए और चिकित्सा स्थान में 30 अध्याय दिए, और ज्वर के इतने प्रकार बताए, और अतिसार के, सर्दी के, इसी सब। तो वो ऐसे ही था, ऐसे बोल देते हैं कि उल्टी होती है, उसमें वायु निकले तो बात है, ये जो है थोड़ा पीला जलन हो तो पित्त है, ये कफ है। तो इतना सारा लिखने की जरूरत क्या थी। ये जो है एक हमारा जो चिकित्सा का एक पूरा ज्ञान है। आप बोले कि अब मैं नहीं जानता हूँ, परंतु वो मॉडर्न वाले को पूछ दे कि वो टाइफाइड जब पड़ता है, पूरा नहीं पड़ता है। आज की बात दूसरी है कि भाई वो जो भी आता है लेबोरेटरी में भेज जाते हैं, वहां से डायग्नोज हो जाता है, परंतु वो उसको पूरा पढ़ना पड़ेगा, टाइफाइड क्या है, बी क्या है, ये क्या है, तो कितने दिन में पॉजिटिव होता है, कितने दिन में होता है। तो इसी तरीके से हमको भी ये जो रोग है, ये संख्या संप्राप्ति से एक ज्वर है तो संताप होता है, मनो इंद्रिय संतापा, ज्वर हो गया। परंतु जो ज्वर कितने प्रकार का, वो डिफरेंट डिसीजेज है, और उसको जर्क में या सुश्रुत में भले थोड़ा कम डिवीजन हो, परंतु ये महाप्रकाश के टाइम दूसरे लोगों ने कितने प्रकार के ज्वर जो है वो बताए हैं। तो हमको उनका अध्ययन करना चाहिए। ये आपका काम नहीं है, ये जो हमारे जैसे सरकारी तंत्र में मोटी मोटी तनख्वाह लेते हैं उनका काम। तो वो जो है ये तो अब दूसरी बात ये है कि जब दोष की बात आती है
तो हम लोग बोलते हैं पता नहीं कहाँ से उनको पता लग जाता है कि ये तो गप है, प्रत्यक्ष नहीं है। तो अरे भाई, आप देखिए कि न्यूटन ने क्या देखा कि पेड़ से फल गिरा, नीचे आ गया, उसने सोचा और ये स्पेसिफिक ग्रेविटी का वो उसका सिद्धांत बना दिया। तो अब हम उसको मानते हैं। तो आपको कहीं जब पेट से फल गिरता है, रोजाना गिरते हैं, ऊपर फेंकते हैं, नीचे आता है, तो आपको कहीं वो दिखती है ग्रेविटी कि ये जो है इसको गिरा रही है, हमको दिखती है कहीं? क्योंकि वो प्रूव हुआ है, हम मानते हैं। तो ये दो प्रकार के हमारे हमको क्लासिफिकेशन करेंगे। एक ऐसे आयुर्वेद के विद्वान जिनका कार्य निर्माण करना है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है, रिसर्च है, तो उनका काम है कि आगे शास्त्र को बढ़ाना, उनका जो है एक्सप्लेनेशन करना। और जो आज लगभग वैद्य समाज मेरे हमारे साथ जुड़ा हुआ है, उनका काम जो है वो प्रैक्टिस करना, जो नोन है उसको जो है चिकित्सा करके रोगी को ठीक करना है, और एक्सपीरियंस के साथ साथ जो है वो आगे बढ़ना है। तो एक क्वेश्चन ये भी है कि भाई वो दोष की बात करते हैं, कोई जो है व्याधि की बात नहीं करते। आप जितने भी क्वेश्चन है उसमें दोष की ही बात है, और दोष तो रह गया पीछे। तीन संचय, प्रकोप और प्रसर में, ये तो स्थान संचय हो गया। और फिर जो है प्रकार भी बताए, व्याधि चिकित्सा के प्रकार पर है, दोष विरोधी है, और फिर व्याधि, और फिर उदय विपरीत, दोष विपरीत, व्याधि विपरीत, उदय विपरीत। तो हमको उसका जो है वो ध्यान, यदि दोष विपरीत से ही काम होता तो व्याधि विपरीत जो है उसकी क्या आवश्यकता थी। और चर्चा ये भी हुई कि व्याधि विपरीत है, और जो व्याधि का समवायी कारण है वो दोष, वो जो है हमने ठीक कर दिया, तो ये दोष भी ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा, तो फिर बाद में दोष की नहीं करनी क्या आवश्यकता है। तो ऐसा नहीं है। उसका ये है कि जो हमारी हर्बल, ये शास्त्र ने भी बोला कि जो हमारा हर्बल मेडिसिन है वो मृदुवीर है। वो जो आज का मॉडर्न ट्रेंड है वो उसके अंदर जो उसका एक्टिव प्रिंसिपल है उसको कंसंट्रेट करके यूज करता है, और हम जो है वो जो औषधि है वो उसको पूर्ण देते हैं उसके अंदर, तो वो मृदु है। तो इसलिए हमको जो है कभी कभी 2, 3, 4 का योग भी बनाना पड़ता है। तो इसलिए जो है ये अब बात रही कि भाई एक क्वेश्चन है कि तीनों दोष जो है वो है उनके मिल रहे हैं, तो हम क्या करें। तो उसके लिए ये है कि दो बातें कही, एक प्राधान्य, एक प्रधान। जो प्रधान है वो ये मुख्य है, और नहीं वो तो ये, तो पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि मान एक है कि तीनों हमको करना पड़ेगा, तीनों दोष है, तो तीनों दोष सम मात्रा में है। यदि तीनों दोष सम मात्रा में है तो उसमें पहले वात की चिकित्सा की जाती है, और वात की चिकित्सा ऐसी की जाती है जो कि ये दूसरे दो दोषों के विरोध में ना हो। तो ऐसा आपको औषधि ढूंढना पड़ेगी जो वातहर भी हो और साथ में पित्त और कफ को नहीं बढ़ाए। परंतु फिर वो ज्वर चिकित्सा में एक चर्क में
बहुत सुंदर व्याख्या है। तो ये भी है, ये जो त्रिदोष ज्वर है उसमें एक बड़ा रहता है, एक कम रहता है, एक ठीक रहता है। तो दूसरे को थोड़ा बढ़ भी जाए, यदि ये हमको देखना पड़ेगा कि कौन सा दोष जो है इस वक्त ज्यादा पावरफुल है, ज्यादा नुकसान कर रहा है, तो हमको पहले उसकी चिकित्सा करनी पड़ेगी। और तो उससे दूसरा दोष थोड़ा बढ़ भी जाए तो उसमें हमको कोई ज्यादा चिंता नहीं है। तुरंत जब हम प्रधान को शमन कर लेंगे तो फिर उसका भी केयर करेंगे। और फिर ये भी बोला कि भाई ये आप त्रिदोष हर बोलते हैं, तो त्रिदोष हर तो बहुत कम औषधियां हैं। ऐसे जो है अपना आमल की है, ऐसी 2-3 औषधियां हैं जो कि त्रिदोष हर है। और वो जरूरी नहीं है कि आमल की है त्रिदोष हर है और आंख में त्रिदोष व्याधि हो गई तो वहां पहुंचे भी, ये बहुत जरूरी है। जो औषधि है उसका वहां पर पहुंचना जरूरी है, हर वो औषधि नहीं है। तो तब आपको वो उन बातों का भी कंसिडरेशन करना पड़ेगा। तो ये अब अपना जो है ये दूसरा क्वेश्चन है कि बोलने सन्निपात में किसका पहले किया जाए। तो आहार, तो आहार जो दोष ज्यादा है उसके विरोधी गुणों वाला आहार देना चाहिए। हाँ, तो कोई क्वेश्चन हो? हेलो, अब कोई क्वेश्चन हो? Wait. एक सेकंड, what happened? कोई क्वेश्चन हो, ये बोलते हैं इंटरेक्शन है, तो अब शांत रहो तुम लोग, ये इनका बार बार चला जा रहा है। तो हेलो मैम कैन आई हाँ आस्क? जी, हाँ जी, श्योर। डॉक्टर अनीता, आप अपने क्वेश्चन को पुटअप कर सकती हैं। जरूर। प्रणाम सर, सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारक। और आयुर्वेद के इस प्लेटफॉर्म पे आपने इतना अच्छा, और आयुर्वेद के जितने भी स्नातक हैं उन सबका सिर गर्व से ऊंचा हो गया कि एक पद्मश्री के साथ हम आज जुड़े। और आयुर्वेद पूरे जगत को आपने इतना बड़ा सम्मान, ये अकेला आपका सम्मान नहीं है सर, ये पूरे जगत का सम्मान है। पूरा आयुर्वेद इससे बहुत उत्साहित है कि आपको ये सम्मान मिला। और मेरा आपसे प्रश्न ये होगा सर कि जैसे अभी हमने त्रिदोष की बात करी, और इसमें कॉन्सेप्ट अब यही आया कि जो फोर्स है वो वात है और जो एनर्जी है वो पित्त है। yes. और जो साइटोप्लाज्म है वो कफ है, आपने ये बोला। हाँ, जो साइटोप्लाज्म है जी वो कफ है, जी क्योंकि साइटोप्लाज्म में द्रव प्रधानता है, परंतु इसके अंदर भी माइटोकॉन्ड्रिया है जी। वो माइटोकॉन्ड्रिया है वो एनर्जी बनाता है जी तो वो उसके अंदर पित्त का स्थान है। जी और फिर जो ये न्यूक्लियस है उसके अंदर वो सब है जो कि आगे पूरा उसके अंदर कोडिंग है, कैसे प्रोटीन बनाना, क्या ऑर्गन बनाने, कैसा है। तो वो कफ का कार्य है। जी। तो हम ये कंपैरिजन करके और अपने चिकित्सा सिद्धांत में अगर इसको प्रयोग में लाते हैं तो शायद काफी ज्यादा तक वो सार्थक रहेगा। आपका ऐसा ही आपका हमारे लिए एक शायद ये संदेश है। नहीं, मेरा ये है कि रोग जब आप व्याधि की बात करें तो सिर्फ दोष की बात मत करिए।
दूष भी उतना ही इम्पोर्टेंट। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मैं वही बोलता हूँ, जो श्लोक है गुप्ता नामी दूषाणाम व्याधि यत्र संगा, तो यदि ना संग बोल दे तो ना व्याधि उपजायते हो जाएगा। तो मैंने भी जब रसायन पर काम किया तो मैंने ये बोला कि मैं नहीं, तो हमारी टीम जो है वो हम बॉडी को, टिश्यू को इतना स्ट्रॉन्ग कर देंगे कि वो घूमता है चला जाएगा। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, फिजियोलॉजी के इसलिए देता हूँ, पैथोलॉजी के, जो आपकी समझ में आएगा जी। जैसे जो है कुछ न्यूमोकॉकस है, तो जो न्यूमोकॉकस है उसका जो रिसेप्टर है वो सिर्फ लंग्स में है, और यदि वो न्यूमोकॉकस आएगा तो वो लंग्स में जाएगा और लंग्स में जाके उस रिसेप्टर से मिलके उसमें वहां व्याधि उत्पन्न करेगा। परंतु यदि हम लंग्स के उस टिश्यू को इतना स्ट्रॉन्ग कर दें, व्याधि क्षमता उसका बढ़ा दें, उसका रेजिस्टेंस बढ़ा दें, तो आएगा घूम घाम के चला जाएगा, क्योंकि दूसरी जगह तो उसको जो है कोई स्थान मिलने वाला नहीं है। तो ये जो पुष्टि स्रोतों तो सर इसीलिए शायद हमारा जो मूलभूत सिद्धांत है वो पहला यही बोला गया कि हमें स्वस्थ। आयुर्वेद का जो मूलभूत सिद्धांत है अगर हम उसको देखते हैं, हेलो, इज माय वॉइस इज क्लियर? हेलो, यस इट्स क्लियर, यस आपकी क्लियर है। ओके ओके, थैंक यू सर। इसका मतलब देखिए, हमारा तो सिद्धांत ही यही कहता है कि हमें पहले स्वस्थ की बात करनी है। हमने तो रोग की बात ही सेकंड नंबर पे रखी, तो इसलिए जो आपका रसायन का कार्य था वो बिल्कुल इसी बात पे सिद्ध हो जाता है कि अगर हम रसायन और इन सब का सेवन करते हैं तो रोग उत्पन्न ही नहीं होगा आपकी बॉडी की। आज जो हम कहते हैं इम्यूनिटी, तो वो एक रसायन चिकित्सा ही तो है सर। सर आप म्यूट हो गए, अनम्यूट करिए। सर म्यूट हो गए आप। नलिनी आस्क सर। अब हो गया? हाँ जी अब हो गया जी। ये देखिए कि आपका क्वेश्चन फिर से बोलिए। मैं सर ये बोल रही थी कि हमने तो आयुर्वेद में पहला सिद्धांत ही यही रखा, जो आपने रसायन की बात करी, कि हमें स्वस्थ की रक्षा करनी है। हम तो रोग की उत्पत्ति बाद में मानते हैं, हम तो रोग को उतनी प्रेफरेंस नहीं देते जितनी प्रेफरेंस हम हेल्दी स्वस्थ रहने को देते हैं। तो जैसे आपका न्यूमोकोकल वाला एग्जाम्पल है, वो बिल्कुल खरा उतरता है हमारे आयुर्वेद के मूलभूत सिद्धांत पे। एक मिनट जो है, मैं आपको एक और बात बता दूं जी, कि हम जब ऐसा नहीं है कि हम मॉडर्न डॉक्टर के पास नहीं जाते, कभी कभी फैमिली में ऐसी हो जाती है कि जाना पड़ता है जी। तो उनका जो वो रहता है, या पहले जब हम लोग की ट्रेनिंग हुई मेडिकल कॉलेज में, उनकी ओपीडी आईपीडी में गए, तो वो एक व्याधि हर देते हैं, फिर जो है उसका साइड इफेक्ट का एक देते हैं, फिर वो विटामिन की गोलियां नई आई थी वो देते थे। तो इसी तरीके से हमको भी जो हमारी शमन, शोधन और रसायन चिकित्सा है उसका प्रयोग करना ही चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि लाभोपायो ही संस्था नाम रसादी नाम रसायन। तो जो टिश्यू है वो वीक हो गया, और हमने जब काम किया रिकरेंस डिसीजेज को प्रिवेंशन करने के लिए, तो हमने यही कहा कि ये जो टिश्यू है उसको हम जो है स्ट्रॉन्ग कर देंगे। फिर रसायन का जो है ये नैमेटिक रसायन करिए, एक रसायन है, फिर उसका आगे नैमेटिक रसायन, हर टिश्यू का अलग से रसायन है। तो यदि मूत्रमय संस्थान की कोई प्रॉब्लम है तो मूत्रमय संस्थान का रसायन आपको मिलेगा। उससे दो फायदे होंगे, जैसे जो है वो
तुरंत ये ड्रग का नाम नहीं आ रहा है, तो वो हम देंगे तो वो रोग भी ठीक होगा और टिश्यू भी स्ट्रांग होगा। तो उसके अंदर हमको जो है वो जैसे लंग्स हैं तो अम्ल की रसायन देना चाहिए। आंवला जो है वो इसका है, तो हमको जो है रसायन और आंवला विटामिन सी का ज्यादा वो है, त्रिदोषज है, इसीलिए लंग्स के ऊपर ज्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि कफ को देखिए वो रसायन है, आंवला रसायन है। हाँ, वो आंवला जो है श्रेष्ठ वो रसायन प्राणवायु स्रोतस का रसायन। मैत्रिक रसायन है। हाँ जी, और भी है, पिपली भी है, पिपली भी है। तो हमको जो है तो वो अमल की दिया, फिर उन्होंने उसका आजकल च्यवनप्राश है, लोग उसको मानते हैं, च्यवनप्राश का यूज करते हैं। तो फिर जो है ये होम्योपैथी डोज से नहीं चलेगा, आपको रसायन देना है तो डोज हायर देनी पड़ेगी, 6 ग्राम 2 टाइम। और फिर इसका जो है वो लंबा यूज करना पड़ेगा। या आप कहें कि हमने 7 दिन आमल की खा लिया और फिर तो ऐसा हो गया, वो नहीं है। साल 2 साल 3 साल करने की बात है। मैंने जो बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया, अपने ऊपर किया, तो मुझे ये सोर थ्रोट बहुत होता, कोई भी उसका कारण हो जाता, तो हमने अश्वगंधा का सेवन किया और वो एलर्जी जो है वो ठीक हो गई। और फिर उसके बाद वो जब कभी भी इन्फेक्शन हो और तुरंत लंग्स में पहुंच जाए, क्योंकि वो उसको यहाँ नहीं जगह मिली तो आगे बढ़ गई। तो फिर ये आमल की मैं 3-4 साल से रेगुलर खा रहा हूँ, और ये तो अब वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब दूसरा प्रॉब्लम तो कुछ ना कुछ तो होगा, ऐसा नहीं है कि आप एक ठीक कर लेंगे तो दूसरा है। ये तो स्वास्थ्य और व्याधि और स्वास्थ्य की लड़ाई चलती ही रहती है। तो इतना तो हमको इस तरीके से वो पुनर्वा मुझे अब याद आ गया। तो यदि मूत्रमय स्रोतस की व्याधि है तो वो हमको पुनर्वा यूज करना चाहिए। और देखिए मैंने इधर अब अलग अलग आयुर्वेद जो है क्लिनिकल मेडिसिन है, बहुत ही इजी मेथड है। ये स्टांग हृदय ने मूत्र क्रश और मूत्राघात 2 चैप्टर अलग अलग दिए, और फिर उसके बाद प्रमेय का चैप्टर दिया। तो उसने प्रमेय के चैप्टर के शुरू होने के पहले मूत्राघात में बोला कि मैंने अब तक जो है जो मूत्र कम बनता है, मैंने उसके रोग का वर्णन कर लिया है। आगे जो है मूत्र जहाँ अधिक आएगा वो मैं उसका वर्णन करूँ। तो प्रमेय का किया, और प्रमेय को 20 प्रकार के हैं, और हमारे जो है वो चाहे वो है बड़ा आराम से बोल दिया। तभी प्रमेय जो है मधुमेह में कन्वर्ट होते हैं, ये तो मधुमेह है। और फिर मैंने 20 प्रकार के प्रमेय जो है उनका एनालिसिस करके मैंने बोला कि ये 20 प्रकार के यूरिनरी डिसऑर्डर्स है, और जो है जिनमें कि प्रधान लक्षण बहुमूत्र। तो इस तरीके से तो अब
आयुर्वेद का करेंगे, आपके पास पेशेंट आता है, आप पूछिए यूरिनरी प्रॉब्लम है कि आपको पेशाब अधिक आता है कि कम आता है। अधिक आता है तो प्रमेय में ढूंढिए, यदि कम आता है फिर दो चीजें हैं, एक मूत्रकृश एक मूत्राघात। फिर उन्होंने बोला मूत्रकृश में कृशता ज्यादा है, जो मूत्र की है वो उतनी क्वांटिटी की उतनी प्रॉब्लम नहीं है, और मूत्राघात में क्वांटिटी की प्रॉब्लम है, कृशता नहीं है। तो ये जो इतना सारा हमारे पास खजाना पड़ा हुआ है उसको हम पढ़ते नहीं है, उसके अनुसार डायग्नोसिस नहीं करते हैं, उसके अनुसार चिकित्सा नहीं करते हैं, और फिर जो है बहुत क्या है रास्ता ढूंढ लिया है कि ये जो है पेशाब में जलन होती है, तो ठीक है ये मूत्रकृश हो गया, और अब ये जो पित्त से हो रहा है, और बस। तो जलन जो है कई प्रकार से होती है, उसके कई कारण है, और तो इसलिए हमारा आगे विकास नहीं है। ये अब विकास की मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि दो चीजें हैं, एक निदान है और एक चिकित्सा है। ये लास्ट है, उसके बाद मैं नहीं बोलूंगा। तो जो चरक में निदान लिखा, सुश्रुत ने लिखा, उसी को शॉर्ट किया श्रांगिरदय संग्रह ने, और फिर माधव ने कर दिया। और उसके बाद तो कोई माधव ने थोड़ा एक दो डिसीजन डाल दी, फिर भावप्रकाश ने ये रिंग आदि दो चार डाल दी, वो कोई विकास ही नहीं हुआ। अब जो चिकित्सा है उसमें देखिए, जो चरक है वो सुश्रुत में नहीं, सुश्रुत है तो वो नहीं, भागवत में अलग है। उसके आगे आगे आई 11वीं शताब्दी में आते आते हमने क्रांति कर दी, रस चिकित्सा कर ली हमने, इंजेक्शन सुपरफिशियल ये जो इंजेक्शन है उसका निर्माण कर लिया। ये वो जब बहुत सन्निपात का रोगी है, बेहोश है, कुछ नहीं है, तो सिर में पछाड़ लगा करके सुई की सूच का भरण रस आपने सुना होगा, वो डाला डायरेक्ट। तो हम लोगों ने बहुत प्रोग्रेस की, किसमें की? चिकित्सा में, निदान में नहीं की। क्योंकि निदान में आप रोगी को कुछ भी बोल दो कि तेरा वायु ऊपर चढ़ गया, नीचे चढ़ गया। हमारे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं कि व्यक्ति ने बोला कि आपका वायु तो ऊपर चढ़ गया है, इधर चला गया है, तो वो बेचारा हाँ हाँ बोलता है। तो जो चिकित्सा का बात है वो तो राजा भी था, राजा की भी चिकित्सा करनी थी उनको। तो राजा जब आपको मोती हीरे बैठे बैठे दे रहा था, जब उसको ठीक नहीं करता था तो उसका गुस्सा आए तो वो तुम्हारा गला काट के भी फंसा सकता था। तो इस डर से आप कैसा भी बड़े चिकित्सक हो, वो मेरे टीचर बोला करते थे कि वो रोगी ठीक नहीं होगा तो तुम्हारे मुंह पर प्रिस्क्रिप्शन पेपर फेंक के, मैंने हम लोग सरकारी लोग हैं, आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, तो वो चला जाएगा, दूसरे के पास चला जाएगा। तो इसलिए जो है हम कंटिन्यूअस चिकित्सा में आगे बढ़ते रहे, और निदान में हमने जो है कुछ आगे नहीं बढ़े। उसका कारण यही है कि कोई क्वेश्चन करने वाला नहीं था। आप जो बोलो वो स्वीकार है, ये हो गया वो हो गया, आपको कौन सा रोग हो गया, ठीक है हो गया, अब आप इसको ठीक करिए। तो रोगी का तो एक ही धर्म है कि मुझे ठीक करिए, और यदि वो आपने कर दिया तो आप ठीक है, और नहीं तो ये ऐसा है कि बहुत आपका कोई एक दो क्वेश्चन हो तो हम एक दो क्वेश्चन हो तो हम ले सकते हैं। नमस्ते सर। मैं क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? पूछिए। नमस्ते सर, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई है पद्मश्री अवार्ड पाने के लिए। जैसे डॉक्टर अनीता जी ने भी कहा कि ये पूरा आयुर्वेद जगत का सम्मान है, और मैं बहुत प्राउडली बोलूंगा कि मैं आपका शिष्य हूँ SDM हासन में,
तो मेरे को आपके साथ सीखने का बहुत ज़्यादा मौका मिला। तो मेरे लिए भी एक बहुत गर्व की बात है कि मेरे हाँ जी, गुरु उस लेवल तक पहुँचे। हाँ जी, जैसा सर ने बताया, मेरे को सर की जो सबसे अच्छी बात लगती है कि सर के जो फंडामेंटल्स हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, वो इतने स्ट्रॉन्ग हैं और हम कैसे चीज़ों को जो मॉडर्न डे साइंस है, उसके साथ कोरिलेट कर पाते हैं। क्योंकि 12th तक हम लोग वो साइंस पढ़ के आते हैं, फिर बीएमएस में आकर के हमको वात-पित्त का पढ़ाया जाता है, लेकिन इन दोनों के बीच का सामंजस्य बनाना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। तो आपने सर एक बात बोली कि निदान पे हम लोगों ने बहुत ज़्यादा काम नहीं किया। बिल्कुल सही बात है। और जो प्रैक्टिकल जो पेशेंट देखते हैं प्रैक्टिस में डॉक्टर, तो उनके पास जो पेशेंट आते हैं वो रिपोर्ट्स लेकर के आते हैं, क्योंकि निदान का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो मेडिकल इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट्स होती है। पहले तो नॉर्मल सीबीसी, ईएसआर होता था, आजकल इम्यूनोग्लोबिन के टेस्ट होते हैं, कार्डियक प्रोफाइल और अलग-अलग प्रोफाइल होती है। तो आपने एक कॉन्सेप्ट जैसे मूत्राघात और मूत्रकृज का एक डिफरेंशिएशन बताया। तो ऐसे क्या हम इन इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स को देखते हुए कैसे हम अपना एनालिसिस कर सकते हैं? कैसे हेल्प कर सकते हैं अपने डायग्नोसिस में? और क्या हमको ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए कि उन रिपोर्ट्स के अनुसार कि हम लिपिड प्रोफाइल देखें कि उसमें कोलेस्ट्रॉल कितना बढ़ा हुआ है, या फिर हम लिवर फंक्शन देखें कि उसमें बाइल कितना बढ़ा हुआ है, उसके हिसाब से हम अपना डायग्नोसिस बनाएँ आयुर्वेद का? तो ये आपने बिल्कुल ठीक कहा। पहले तो ये जो आयुर्वेद है और जो मॉडर्न है, वो आयुर्वेद जो सूत्र रूप में लिखा गया है, मॉडर्न उसी का ही एक्सप्लेनेशन करता है। अब ये ये अब एक क्वेश्चन इधर भी पूछा मेरे से रस वाले का। तो अब जब जो है नैनो पार्टिकल की बात आई, तो जो है कि जब किसी वस्तु को नैनो पार्टिकल में चेंज कर जाते हैं तो उसके सारे गुणों में चेंज हो जाता है। और हमने जो भस्म बनाई तो वो नानो नैनो पार्टिकल का ही हमारा कॉन्सेप्ट था। तो ये सब जो हैवी मेटल है, ये है, वो है, तो वो उसकी तरफ मैंने जब हसन में हूँ तो हमने वहाँ काम भी शुरू किया और रस शास्त्र वालों को बोला भी कि अपने जो भस्म है उनका आप करवाइए पार्टिकल्स का मेजरमेंट जो भी है। तो हमको जो है आयुर्वेद दूसरे साइंस की हेल्प लेने के लिए बोलता है। आपको दूसरे शास्त्रों में उस टाइम जो दर्शन थे या दूसरे थे उनकी हमको इजाजत है और हमको फुल प्रयोग करना चाहिए अंडरस्टैंड के लिए। अब बार बार बाधा आया, जो मूत्रकृज के रोग हैं उसमें दो प्रकार की बाधा बता रहे हैं। एक वायु से बोल रहे हैं, जैसे वात कुंडल का है या कुंडल का है, जिसमें कि खुद वायु ही कॉन्ट्रैक्शन कर देती है, उससे होता है। और दूसरा जो है मल से, इससे उससे वो रोध होता है। तो जो आप सब करिए और उसका ज्ञान करिए और उसको जो है उसकी चिकित्सा करिए। तो आप देखिए कि सब शब्द आए हैं, पाचक पित्त आया है, फिर पित्त आया है, फिर अक्ष पित्त आया है, फिर मल पित्त आया है, मल रंजक पित्त आया है। और हमने मल रंजक मैंने जब लिवर डिसीजेज पर एक इंक्वायरी में था, 5-6 साल रहा, तो हमने मेजरमेंट बना लिया मलरंजक पित्त का। तो ये हमको इसका पूरा उपयोग करना चाहिए और डिसीज को, रोग को समझना चाहिए। हम रोग नहीं समझ रहे हैं, हम दोष समझ रहे हैं कि दोष से ही सब होता है। आयुर्वेद दोष है, दोष है, दोष के बगैर कुछ नहीं है। मैं आपको ये
जो प्रजातंत्र है उसमें प्रजा ही सब कुछ है, तो है कुछ प्रजा का कुछ लेना देना है नहीं। तो वो जब सिस्टम दोष है और दोष ने जो सिस्टम क्रिएट कर दिए और आगे उसमें जो है विषमता होना शुरू हो गई, उसके अंदर डिसफंक्शनल होना शुरू कर दिया, वो आगे बढ़ बढ़ करके कहीं कुछ हुआ, इन्फेक्शन आ गई, कृमि आ गए। तो ये सबका हमको जो है ज्ञान करना चाहिए। और फिर हम कर्म नहीं देखते हैं, आप बोलो ना, तो करोगे क्या चिकित्सा में? औषधि दोगे ना। तो औषधि के यदि आपको कर्म नहीं पता है, अभी मैंने नैमित्तिक रसायन की बात किया, तो यदि आपको ये अतिसार के नैमित्तिक रसायन का ज्ञान नहीं है तो आप EDS के क्या, तो वो उसमें नाम से आप उसको दोष से ये सब करें, परंतु उसका स्थान, उसका दोष दूष सम्मूर्छना, और उसको दोष दूष, मैं एक मिनट और उदाहरण देता हूँ। से जो है काश है ना, तो आपको आपके टीचर ने, उसमें मैं भी हूँ, उन्होंने आपको क्या बता दिया, ये वो कौन सा ये तालिशादी चूर्ण, दूसरा लोंगादी वटी, व्योशादी वटी, और कितने सारी इस वक्त में नहीं ध्यान में आ रहा है। तो हम ये तो बताते नहीं है कि इसको कहाँ देना। ये इसी तरीके से आप लोग हैं, इतने सारे गुगलू हैं, और गुगलू जो है बहुत इफेक्टिव ड्रग है, उसने हमारे उसमें क्रांति ला दी, परंतु आज तक हम एनालिसिस नहीं कर पा रहे हैं कि किस गुगलू का किस वो व्याधि की किस स्टेज में, और फिर हम ये हमको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हमने चिकित्सा की उससे जो एक स्टेज दो स्टेज डिसीज नीचे आई है, अब उसकी क्या पोजीशन है, और अब हम क्या नई ड्रग दें। नहीं, रोगी वही खाया जा रहा है, 1 साल तक योगराज ही खाया जा रहा है। नहीं, तो हमको देखना चाहिए कि योगराज ने अपना काम कर दिया है, अब क्या बचा है, और उसके लिए हम अब दूसरा करें। तो जहाँ आयुर्वेद बहुत सिंपल सिद्धांतों से चालू होता है कि बिगनिंग के लिए कि उष्ण से है तो शीत चिकित्सा, शीत है तो उष्ण चिकित्सा, श्रम है तो आराम करिए, आराम है तो श्रम करिए। तो और फिर वो वही बोलता है कि ये इसका इतना विचार है कि दोष दूष स्थान देश ये सब है, तो एक विद्वान भी घबरा जाए, तो बिगिनर का क्या है। तो इसलिए जो है हमको ये बहुत पर्टिकुलरली मैं बोलता हूँ, वो बात रह गई कि हमको जब प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं तो उसमें रसायन अवश्य लिखिए, और यदि वो थोड़ा ठीक नहीं हो रहा है तो शोधन चिकित्सा जरूर लगाइए। आप ये क्रोनिक डिसीजेज कर रहे हैं, अभी ये हमारा जुलोका सीख लीजिए, थोड़ा ये वमन में थोड़ी सी ओपीडी में नहीं है, विरेचन में क्या है, नहीं विरेचन पूरा कर सकते हैं तो रेचन करवा लीजिए, कम से कम जो है अरंड तेल से उसके कोष शुद्धि तो हो जाए। और चरक के चिकित्सा स्थान के पहले अध्याय में रसायन के लिए, कोष शुद्धि के लिए एक योग भी दिया है, और हमने उसको किया भी। अभी मेरे विद्वान है, प्रिंसिपल होके रिटायर हुए डॉक्टर किशोर चूड़ासमा, आजकल नडियाड में है, भावनगर में प्रिंसिपल थे, तो वो अपने पेशेंट में उस योग से ही शोधन करवा लेते हैं, उससे थोड़ा वमन भी हो जाता है,
विरेचन भी हो जाता है, थोड़ी डोज ज्यादा देनी पड़ती है। तो हमको अपनी चिकित्सा आपकी ओपीडी में भी ये चीजें विकसित कर लेना चाहिए। वो मैं लंदन गया था तो वहां पर भी वो कुछ चिकित्सक मिले तो वो अपने पेशेंट को बोले कि भाई अपने आप संडे को कैस्टर ऑयल ले लीजिए, और वो उन्होंने ये वो लिया उसने, तो उसको बोले आई एम गेटिंग वंडरफुल रिलीफ, क्योंकि ये जो है सब मल संचय से ही तो सब काम होता है। तो आप ये स्किन डिसीजेज में विरेचन का बहुत महत्व है, पित्त है, तो ये सब आप अपने ओपीडी लेवल में ही कर लीजिए। और दूसरा फिर आप एक आपस में रखिए, एक पंचकर्म सेंटर रखिए, वहाँ आप रेफर कर दें। अब ईमानदारी की कमी है हम लोगों में। तो क्या है कि भाई आपने किसी को पेशेंट रेफर किया तो वो ये आपकी प्रशंसा करने के लिए उसको आपके दोष बताएगा, आप उसने ये गलती कर दी, वो कर दी, मैं ये दे रहा हूँ। तो ये जो हमको ईमानदार रहना चाहिए। हम वो लोग जो है यदि कि कोई रेफर करता है तो बहुत ईमानदार है, वो जब उसका कमीशन भी देते हैं, लेबोरेटरी में देते हैं तो उसका भी कमीशन वो लोग देते हैं। ये नहीं बोलते हैं कि ये टेस्ट उन्होंने गलत करवा लिया, अच्छा है और करवाओ। तो ये सब चीजें भी हमको आपस में रखनी चाहिए। ये आप यदि अपनी औषधि बनाएंगे, क्योंकि जब मैं आयुर्वेद में आया था तो उस वक्त इंस्टीट्यूट वर्सेज प्राइवेट वैद्यों का बड़ा प्रॉब्लम, मतलब वो था, उनका बोलबाला था, उन्हीं का राज्य था, और गवर्नमेंट भी उन्हीं से ही जो भी वो बोलते थे वही करते थे। बड़े बड़े वैद्य, मैं अब नाम नहीं बताऊंगा, वो कामयाब थे। तो मैंने ये बोला ये इसलिए कामयाब नहीं है कि इनको आयुर्वेद की नॉलेज या ये सब बहुत ज्ञान है, ये खुद औषधि बनाते हैं, वैरायटी ऑफ औषधि बनाते हैं, जिनाइन औषधि बनाते हैं, वो उस औषधि का प्रयोग करते हैं, एक्सपीरियंस किया उन्होंने, इसलिए रोगी ठीक होता है। तो आपको भी यदि चिकित्सा में सफल होना है, ये लोग बोलते हैं कि भाई ठीक है हम उसमें नहीं है। मैं जब अश्वगंधा पर काम कर रहा था तो मुझे 1 पैसे में 1 ग्राम अश्वगंधा पड़ता था वो उस वक्त, क्रूड, फिर उसके मैं फार्मेसी से करवा लेते थे। और वही जब उन्होंने एक्सट्रैक्ट बनाया तो एक कैप्सूल का 500 के 250 mg का 1 रुपया रखा, तो कॉस्ट बढ़ जाएगी। अब यदि आयुर्वेद चिकित्सक जो है, और हमारी फार्मेसी ले तो रही है परंतु आयुर्वेद के लिए, रिसर्च के लिए आगे कुछ कर नहीं रही है, और मॉडर्न में ये डॉक्टर लोग कुछ नहीं करते हैं। जो कुछ भी प्रोग्रेस हो रही है वो फार्मास्यूटिकल कंपनीज में हो रही है। वो क्यों हो रही है? क्योंकि बिजनेस इतना बड़ा है। आप बताएं कि भाई आप बोलते हैं भारत में 55 मिलियन डायबिटीज है, चलो यही मान लिया 50 लाख हुए, वो 1 गोली सवेरे खाएंगे, 1 रात को खाएंगे, 2 गोली, तो 1 करोड़ टैबलेट पर डे है। एक तो एक दिन का आप समझ लीजिए कि वो तो कितना बड़ा बिजनेस है, उनके हाथ में पैसा है। वो पॉलिटिशियंस को मैं उसके आगे नहीं, मैं तो जर्मनी में मैं गया और वहाँ भी जो ये नेचुरोपैथी वहाँ होता है, वहाँ MBBS होता है, उसके बाद आप नेचुरोपैथी में MD कर लीजिए, इसमें कर लीजिए, ऐसा होता है। नेचुरोपैथ है, उनका यही रोना था कि ये हमारी कोई नहीं सुनता है, जो वो बोलते हैं वही होता है। क्योंकि तो इसलिए जो आप भाई पेशेंट के पास लिमिटेड रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज है, वो आपके पास आया
और आपने जो है ये सब पेटेंट मेडिसिन लिख दी, बहुत अच्छा, उसे रोगी ठीक भी हो गया। तो उसने तो आपको कोई 10, 20, 50, 100, 200 क्या दिया, उसके बाद एक तो वो आपके पास वापस नहीं आया, वो आपने दे दिया, वो खरीद लिया, वो खाता रहता है, और सारा पैसा तो उधर चला गया। तो यदि आप अपनी औषधि बनाएंगे, कोऑपरेटिव रख सकते हैं, या हमारे बहुत बड़े जामनगर में मेरे प्रोफेसर सीपी शुक्ला साहब थे, वो बहुत प्रैक्टिस करते थे, परंतु वो उनका था कि वो अपना योग में औषधियां इकट्ठी की और फार्मेसी को दे दिया, पाउडर करवा लिया, या अभी एक्सट्रैक्ट मिल रहे हैं। तो आपकी नॉलेज है, आप बहुत अच्छे हैं, परंतु जो करण है, जो औषधि है, वो अपना कार्य नहीं करेगी, तो रोगी तो यही कहेगा आपने जो बोला था हमने किया, इतने दिन हो गए, नहीं है, तो उसका दोष जो है। और आजकल जो शास्त्रीय औषधियां आ रही हैं वो उतनी गुणवत्ता वाली नहीं है, और जो पेटेंट है वो पूरी गुणवत्ता वाले हैं। तो उसमें पेटेंट है तो उसमें 100% कॉस्ट बढ़ जाती है। रोगी आज की डेट में रोगी बोलता है आयुर्वेद महंगा है, तो ये अननेसेसरी दूसरे पॉइंट पर नहीं जाना है। नहीं, but these are very practical points, sir. These are not unnecessary. These are very practical points because private practice में होते हुए हम ये सफर करते हैं। थायराइड की गोली 3 पैसे की आती है और जब हम कहें कि हम रिवर्स कर देंगे तो पेशेंट को बहुत बोझ पड़ता है। ऐसे ही अभी रिवर्सिंग डायबिटीज पे बहुत काम चल रहा है सर। ऐसे ही रिमेटिक आर्थराइटिस, जितने भी जोड़ों के रोग हैं, वो कह देंगे अपने आप घुटने रिप्लेस करा लीजिए, लेकिन एक से एक धुरंधर औषधियां हैं आयुर्वेद के पास जो कि उनको ठीक भी कर देती है। इवन यहाँ तक क्लेम करा जाता है कि रीजनरेशन तक भी होती है। बस कोशिश वही है, कल जैसे आपने कहा था कि हमें अपने चक्षुओं को खोल के अपने उस ज्ञान को प्राप्त करने की जरूरत है ताकि हम उस सूक्ष्म ज्ञान तक पहुंच सकें। थैंक यू सो मच सर फॉर अपडेटिंग अस सो नाइसली। थैंक यू सो मच। सर एक सवाल है मेरा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सर एक सवाल है मेरा। मैं डॉक्टर सुनील आर्य गुड़गांव से हूँ। सबसे पहले तो आपको सर बहुत बधाई और हमारा गौरव है कि आपको ये पद्म पुरस्कार से नवाजा गया। तो मेरा सौभाग्य इसलिए भी है कि मैं आपके साथ मंच साझा कर चुका हूँ हासन कॉलेज में, और मेरा बेटा भी आपके चरणों में है वहां पर शिक्षा प्राप्त करने के लिए। उससे पहले जब भी मैं मिला था आपसे, जब आप वहाँ कॉलेज में थे, जामनगर यूनिवर्सिटी में थे। तो मेरा सवाल ये है कि आज के समय में जब बहुत चिकित्सा में बहुत त्वरित और तुरंत शीघ्र लाभ की अपेक्षा रहती है रोगियों को भी, चिकित्सक को भी, और उसके लिए हमारे पास ये रस भस्म, रस औषधियां, कुबीपक रसायन, ये सब उपलब्ध हैं, तो उन सब के चलते हम त्रिदोष सिद्धांत पर कितना और कैसे कायम रह सकते हैं? मतलब उनकी उपादेयता आज के समय में कितनी और कैसे रह सकती है? थोड़ा सा प्रकाश डालें कृपया। अरे भाई, जो आयुर्वेद की जो सबसे बड़ी वीकनेस मैं मानता हूँ वो ये है कि हमारे पास व्याधि हर नहीं है। जो भंडार है वो दोषहर है, और वो दोषहर से लंबी प्रक्रिया है जो आपने बोला ना। तो ये जो जब ये रस चिकित्सा आई तो उसमें पहले उन्होंने लिखा कि मैं आपको ऐसा शास्त्र दे रहा हूँ जिसमें दोष दूष ये सब की झंझट नहीं, आप व्याधि लाओ, औषध दो, ठीक हो जाओ। तो आप ये जो हमारी सबसे इफेक्टिव ब्रांच और तुरंत का फल देने वाली औषधियां हैं, वो हमने जो है दूसरों के डर से, अरे भाई मैं बोलता हूँ कि हमको क्या जरूरत है कि हम एलोपैथी वालों का सर्टिफिकेट ले कि हम ठीक है कि हैं, हम हैं, और
हम फल दे रहे हैं, कर्म दे रहे हैं, और हमारे इस फल के ऊपर ही हम, मैं किसी का वो नहीं मानता हूँ, जो भी इन्वेजन पीरियड रहा, चाहे इधर से आए अफगानिस्तान की तरफ से, चाहे समुद्र से आए, तो उनके हमको राजाश्रय ना मिलते हुए भी उनको हमको दबाने से भी हम 1947 तक जिंदा रहे। जिंदा ही नहीं रहे, हमने जो है अब फिर ऊपर आ गए। तो हमारे में दम है, ये जो है हमारा शास्त्र जो है वो कहीं किसी से कम नहीं है, परंतु जो उसके फॉलोअर हैं वो कम है। मैं तो देख रहा हूँ कि जब हम लोग थे तो कोई भी पैसा नहीं था, बजट नहीं था गवर्नमेंट, और आज की डेट में गवर्नमेंट के पास आयुर्वेद का बजट इतना ज्यादा है कि ओवरफ्लो हो रहा है। वो सारे का सारा पैसा ड्रग रिसर्च के लिए ये मॉडर्न फार्माकोलॉजी ये सब ले जाते हैं, और काम करने वाले की कमी हो रही है। CCRS है, उसमें हमारे मेरे मित्र, मैं खुद, हम लोग इतना फुल पे है, इतनी सुविधाएं हैं, तो जो उसका कार्य है उससे आज तक कोई भी सेटिस्फाइड नहीं है। तो कमी जो है वो हमारी है। हमको डेडिकेशन से अपने उससे जो है कार्य करना चाहिए, ड्यूटी करना चाहिए, और कुछ नहीं तो कम से कम जो आपकी ड्यूटी है वो तो करो। अब वो ये जो रिसर्च वाला है वो चिकित्सा करना चाहता है, चिकित्सा वाला है वो जो है और कुछ करता है, बेसिक प्रिंसिपल वाला बेसिक नहीं करना चाहता है, चिकित्सा करना चाहता है। तो इसलिए जो है जो भी तो उसमें जो आपका क्वेश्चन है, मैंने बोला ना, अब जो नानो पार्टिकल की थ्योरी आई है उसके अनुसार ये सब है ही नहीं। और जो भस्म की जो उस बात को हम नहीं, और हम दूसरों को क्यों समझाए, और सरकार ने तो बैन नहीं किया, अब फॉरेन वालों ने किया है, तो आपको वहां से क्या फॉरेन वालों से लेना देना है, उनका रूल है, उनकी अपना है, वहां नहीं करे हो। तो अपनी कंट्री में आज तक आपको किसी सरकारी संस्था ने ये बोला है कि आप जो है ये रस चिकित्सा मत करिए? नहीं सर, मेरा सवाल दूसरा था। मैं ये मेरा विनम्र निवेदन है। ये एक मिनट सुनिए ना, वो जो आप दोष पर ही खड़े हैं, आप व्याधि की तरफ जा ही नहीं रहे। आप वो एक जो है वो ये जो ऊपर आपने पहन रखा है दोष का, उसको उतार के फेंकिए। अब व्याधि में आइए। व्याधि में स्रोतस है, स्रोतस का खैव गुण है, उसका दूष है, उसका टिश्यू है, उसके अंदर दोष है। तो पहले आप व्याधि हर चिकित्सा लगाइए। जब आपने लगा दिया, आप देखिए कि इसमें जो है पित्त है, तो पित्त शामक एक क्वाथ दे दीजिए, एक टेबलेट दे दीजिए, तो इसमें कहाँ प्रॉब्लम आ रही है? बोला ना, चरक ने खुद बोला कि जो है ये जो, हाँ जी बोलिए कुछ। तो सर आपका कहने का मतलब ये है कि हमें साथ में सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देना चाहिए। इस चीज पर हमें मतलब ये नहीं है कि दोष दूसरे को ही देख के हम ट्रीटमेंट दें, हमें सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट साथ के साथ देकर जल्दी से जल्दी मतलब पेशेंट को रिलीव करना चाहिए, ताकि वो भी अपने आप को ठीक महसूस करे और फिर लंबे समय तक बाद की मतलब पूरी चिकित्सा को ले सके। यस, यू आर राइट,
मेरा कहने का है कि हमको पहले व्याधि हर है, व्याधि हर नहीं है तो हमको ऐसा औषधि चूज करनी पड़ेगी जो उस स्रोतस में जाता हो। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, हमने लाइफ में एरर एंड ट्रायल से सीखा है, कोई वो जन्म से नहीं कहीं ये हुआ है। तो हमने जब ये एलर्जिक ये सोर थ्रोट और एलर्जिक राइनाइटिस पर अश्वगंधा को प्रूव किया कि आप ये दीजिए अश्वगंधा इतने दिन तक और वो जो है आपकी क्योर हो जाएगी। तो हमारे पास अर्टिकेरिया के भी पेशेंट आते थे, तो हम मॉडर्न थिंकिंग वाले आदमी हमने कहा ये अच्छा है, तो हमने उनको अश्वगंधा देना शुरू किया। तो हमको उतना उसका रिलीफ नहीं मिली। तो फिर हमने सोचा कि यदि अश्वगंधा त्वक में होने वाले जाता ही नहीं है तो वहां करेगा क्या। तो इसलिए हमने गुड़ुची और गुड़ुची त्वच है, त्वचा रोगों के अंदर उसका बार बार यूज हुआ है, ये रसायन है। और दूसरा हमने ये भृंगराज, तो भृंगराज जो है वो रसायन है परंतु हेयर्स का रसायन, तो यदि वो हेयर को ठीक करना है तो स्किन के थ्रू जाना पड़ेगा। तो हमने जो है ये सिद्ध किया और हमने ये दोनों रसायन लगाए तो अर्टिकेरिया क्योर हो गया। तो ये दोष के साथ दूष उतना ही इम्पोर्टेंट है ना। वो प्रजा है परंतु प्रधानमंत्री तो हमको जो है सब ख्याल रखना पड़ेगा, अपने देश के कानून का ख्याल रखना पड़ेगा, सबका ख्याल रखना पड़ेगा। प्रजा है, हम ही सब कुछ है, तो ऐसा नहीं है। तो दोष ही सब कुछ नहीं है, दोष महत्वपूर्ण कारण है। और व्याधि के अंदर पद्मश्री हमारे गुरदीप सर का हम आगे ये रख सकते हैं, क्योंकि हमारे आयुर्वेद फ्रेटर्निटी के लिए तो आप गौरव की ही बात है। और मेरा एक प्रश्न है, यूजुअली जैसे हम एमएनसीज में प्रैक्टिस। हेलो, आवाज नहीं आ रही आपकी, आवाज नहीं आ रही है। कर रहे हैं तो ये जो हम है कि आप बोलिए, नहीं आ रही आवाज फिर से। ऐसा है कि कुछ सर आ रही, अब आवाज आ रही? हेलो, हाँ जी, आ रही, आवाज आ रही? आ रही। जैसे यूजुअली क्या है कि यहाँ पर गुड़गांव की साइड जो प्रैक्टिस है वहां पर एमएनसीज के लोग बहुत है, एमएनसीज में वर्क करते हैं जिनकी नाइट ड्यूटीज होती है, उसमें हम दोष, उसमें नाइट का दोषकाल और डे का दोषकाल भी है, तो उसमें हम आहार किस तरीके से उनको एडवाइस करें? यूजुअली ये पूछने आते हैं लोग हमसे। अरे भाई, आहार जो है दोष के अनुसार और अग्नि के अनुसार, आहार जो है उसमें अग्नि और दोष महत्वपूर्ण है। जैसे उसकी अग्नि है और जैसे मतलब रात्रि जागरण है, तो रात्रि जागरण में वात का प्रकोप होता है, तो उसमें आप ऑटोमेटिकली स्नेह और स्निग्ध गुण वाली औषधियां और डाइट जो है आप दे सकते हैं। और उल्टा यदि वो दिवास्वपन से कफ का है तो आप कफहर दीजिए। सीधा सीधा बोला कि रात्रि जागरण से जो वायु का प्रकोप है दिन में सो लीजिए, तो सिंपल है, तो वो
नलीफाई हो जाएगा, उसमें बहुत ज्यादा आगे जाने की जरूरत नहीं है। साथ में यदि वायु का प्रकोप हो रहा है आपको सिर्फ, तो आप उनके अब ये देखें कि बहुत हम लोग बड़ा ऊपरी ध्यान रखते हैं। जो स्निग्ध है वो फैट ही नहीं है, ऑयल ही नहीं है कि वही स्निग्ध है। और यदि हम जल भी डाल देते हैं, और ये कॉन्सेप्ट मुझे कहाँ से आया कि ये जो लेप हैं, ये लेप की जो औषधियां हैं, तो जब हम उसको जल में डाल कर बना के करते हैं तो वो स्निग्ध लेप है, वातहर है। और उसी का जब हम वो करते हैं, घृषण करते हैं उद्वर्तन में, तो वो कफहार है, वही चीज है। तो ये छोटी छोटी तो आप दोष है तो दोष की तो आहार है, उसमें आपको मिल जाएगा। तो सर इसके हिसाब से तो मतलब जैसे वात पित्त का फैन के जो गुण है, गुण के हिसाब से ही हम लोग डाइट या मतलब जो भी उनको हम बताएंगे, तो वो गुण कौन से गुण में मतलब व्याधित हुआ है या कौन सा गुण की वृद्धि हुई है, उसी के हिसाब से ही हम लोग करेंगे ना, उनका आहार का उनको बताएंगे या विहार का भी जो भी बदलाव हमें करना है। ऐसा तो नहीं कि वात व्याधि है तो सिर्फ उसको देखिए फिर आप जो है, हम लोग उसी चीज पर सोचते करते हैं जो दिखता नहीं, गुण कभी दिखता नहीं है। और ये जो है गुण हमको मिलता भी नहीं है, ये द्रव्य के अंदर है। तो हमको ऐसे द्रव्य करने पड़ेंगे जिनके अंदर ये स्निग्ध गुण हो। मान लीजिए वायु की आपने बोला, रात्रि जागरण हुआ, उससे वात के प्रकोप की संभावना है, और उसको उसने दिन में सोने का टाइम उसको नहीं मिला, तो वो बढ़ता गया और अब कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो उसको जो है हम स्निग्ध देंगे। अब स्निग्ध के अंदर भी द्रव्य जो है कहीं आपको नहीं मिलेगा। घी भी स्निग्ध है, ये जो है ऑयल है ये भी स्निग्ध है। अब उन ऑयल में भी यदि आप ये सरसप है तो वो उष्ण है, और वो जो दूसरा है तिल है तो वो मधुर है और वातर है, कपकर है। तो और कितनी वात का प्रकोप है, कैसा है, उसके अनुसार आपको जो है वो करना पड़ेगा। और फिर अब जब बात आई तो विचारणा, रोगी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो लोग घी पंचकर्म में नहीं पी पाते थे, कर पाते थे, तो उन्होंने पर विचारणा का कर दिया, है ना। तो वो उसको जो स्निग्ध देना है, मान लीजिए आप एग्जाम्पल घी देना चाहिए, तो इतनी सारी है। सिंपल दूध भी स्निग्ध है, खीर बना दीजिए। तो ये सब तो आपको उसका फाइनेंशियल, आज 50-60 रुपए लीटर दूध हो गया है, 500 रुपए किलो घी हो गया है, 200 किलो 200 रुपए ऑयल हो गए हैं। तो उनकी फाइनेंशियल कंडीशन भी हमको देखनी पड़ेगी। और वो जो उनका अब गेहूं है तो स्निग्ध है, चना है रूक्ष है, यव है रूक्ष है। तो ये सब जो द्रव्य जो है 28वें अध्याय में सभी अन्न वर्ग है, तो सूत्र चरक का सुश्रुत में भी है। तो वहां से आपको ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा। आप ऊपर से, हम तो यही है कि हे शिव भगवान, तू ऊपर से अपना त्रिनेत्र खोल दे और हमारे दिमाग में सब डाल दे, हम सोए सोए अपना मजे करते रहें और हमको सब ज्ञान प्राप्त हो जाए। वो नहीं होने वाला है। शिव ने आपको बुद्धि दे दिया है, स्मृति दे दी, अब आपको आंखें दे दी,
तो पढ़ना तो आपको ही पड़ेगा, ज्ञान तो आपको ही प्राप्त करना पड़ेगा, अपना उसी से बढ़ाना पड़ेगा। हाँ जी, ऐसा है कि आपके बहुत सारे प्रश्न होंगे, तो आप इनसे ऑर्गेनाइजर से मिल करके आप लोग किसी और सब्जेक्ट में भी कर दें तो मैं भी क्या है तैयार हूँ, अपन फिर चर्चा कर सकते हैं। और अब तो 1.5 घंटे से भी ज्यादा हो गया, तो ये मेरे और तो अभी तक बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा है, इसलिए जो है अब हम इसको यहीं समाप्त करें तो अच्छा है। अगले सब्जेक्ट आप रख लीजिए, हम आप भी तैयार हैं तो मैं भी तैयार हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम। थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा हाँ सर। जी धन्यवाद सर। हाँ जी, हाँ जी सर, तो ये हमारे क्वेश्चन आंसर का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। हाँ जी, हाँ जी, सो त्रिदोष के सिद्धांत पर पद्मश्री वैद्य गुरदीप सिंह जी ने हमें बहुत बढ़िया जानकारी हमसे साझा की है। उम्मीद करते हैं कि जानकारियों का यह सिलसिला आगे भी चलता रहेगा। निरोग स्ट्रीट के आमंत्रण पर आप यहाँ आए और हम सबका ज्ञानवर्धक किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस लाइव सेशन के दौरान आप आए सभी वैद्यगण, विद्वजन, सभी का मैं आभार व्यक्त करती हूँ इस निरोग स्ट्रीट परिवार की तरफ से। निरोग स्ट्रीट पर आयुर्वेद के ज्ञान का आदान प्रदान का सिलसिला आगे भी चलता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोग का इस लाइव सेशन में आने के लिए। हमारे व्यूअर्स का थैंक यू, हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर ऑब्वियसली गुरदीप सिंह जी का बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे पैनलिस्ट सबके साथ जुड़ने वाले सभी डॉक्टर अनीता, डॉक्टर पुष्पा, डॉक्टर वंदना, डॉक्टर तबस्सुम एंड डॉक्टर अनिमेश जी, डॉक्टर सुनील जी, आप सभी लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर, थैंक यू नलिनी, थैंक यू सर, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू।